हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक गतिकी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। वेग कारक जिनके चलते अभिक्रिया का वेग या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। जैसे आप जानते होंगे सांद्रण मात्रा, जो अभिकारक का मात्रा होता है, अगर अभिकारक का सांद्रण ज्यादा रहता है तो शुरुआत में अभिक्रिया का वेग ज्यादा होता है। जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ता है वैसे वैसे अभिकारक कम होते जाता है और उत्पाद बनते जाता है। उस समय जब अभिकारक कम हो जाता है उस समय अभिक्रिया का वेग घट जाता है। मतलब अभिकारक के सांद्रण के मात्रा पर भी अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो इस तरह से कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो ये मेन फैक्टर पहले नाम लिख लेते हैं इनका, फिर एक एक करके सबको एक्सप्लेन करेंगे। पहला फैक्टर है सांद्रण, और गैसीय अभिक्रियाओं के लिए यही सांद्रण की जगह पे दाब होता है। तो सांद्रण या दाब, इंग्लिश में कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर। कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर मेन फैक्टर है। इसके अलावा है दूसरा फैक्टर अभिकारकों की प्रकृति। अभिकारकों की प्रकृति, अभिकारक कैसे हैं, समांगी हैं कि विसमांगी है, इन पर भी अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। इसके अलावा है संपर्क सतह का क्षेत्रफल। संपर्क सतह का क्षेत्रफल, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया, इस पर भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। इसके अलावा है उत्प्रेरक, कैटेलिस्ट। इसका तो परिभाषा ही होता है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, परंतु उनके स्वयं के मात्रा और रासायनिक संघटन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो उत्प्रेरक तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने के लिए होते ही। इसके अलावा ताप, टेम्परेचर, ताप भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। और एक और चीज होता है विकिरण, जिसको कि रेडिएशन बोलते हैं इंग्लिश में। रेडिएशन भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक यही हैं 6। पहले टॉपिक लिख करके और 6 कारक लिख लीजिए, फिर एक एक करके पहला नंबर से एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। सबको पहले शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे और फिर सबका डिटेल में भी एक्सप्लेनेशन करना है। अब चलिए देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन वर्णन करते हैं। पहला सांद्रण या दाब का प्रभाव था। तो ऐसा देखा गया है कि सामान्यतः अभिकारकों के सांद्रण में वृद्धि के साथ साथ अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। ये सामान्यतः लगने का मतलब है कि ऐसा हमेशा नहीं होता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि अभिकारक का सांद्रण बढ़ा दीजिएगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, और कुछ अभिक्रियाओं में ऐसा भी होता है कि अभिकारक के सांद्रण को बढ़ाने पर अभिक्रिया में कोई प्रभाव नहीं होता है, और कुछ अभिक्रियाओं में ऐसा भी होता है कि सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग घट जाता है। इस चैप्टर में यही विस्तार से हम लोग को पढ़ना है, लेकिन ये आगे पढ़ना है। फिलहाल के लिए हम लोग इतना ही लिख के चलेंगे कि सांद्रण बढ़ाने पर वेग बढ़ता है सामान्यतः। और क्यों बढ़ता है, इसका एक ही रीजन है कि जब अभिकारक ज्यादा रहेगा। तो सोचिए, जब अभिकारक के अणु ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा टक्कर करेंगे, जब उनके अणु कम रहेंगे तो कम टक्कर करेंगे, तो कम टक्कर करेंगे तो उत्पाद भी कम ही बनेगा ना, यानी अभिक्रिया का वेग घट जाएगा। तो प्रारंभ में जो हम लोग अभिक्रिया लेते हैं, शुरुआत करते हैं, तो उस समय हम लोग के पास रहता है अभिकारक। अब अभिकारक ज्यादा है, उस समय अभिक्रिया का वेग भी ज्यादा है।
जब अभिक्रिया लास्ट करने वाला होता है उस समय अधिकांश अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो चुके होते हैं। इसका मतलब अभिकारक कम बचे तो उनके बीच टक्कर भी कम होगा, तो उत्पाद भी कम बनेगा, यानी वेग कम हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे लिखे हैं। प्रारंभ में जब अभिकारक का साधन अधिक होता है, प्रारंभ में अभिकारक का साधन अधिक होने के कारण अभिक्रिया का वेग अधिक होता है, परंतु कुछ समय बाद जब अभिकारक के बहुत से अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं उस समय अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है। यानी सांद्रण अधिक रहने पर वेग अधिक होता है और सांद्रण कम रहने पर वेग कम होता है। दूसरा था अभिकारकों की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। इसमें तो बहुत विस्तार से हम लोग जाएंगे तो बहुत सारा चीज आता है। अभिकारकों की प्रकृति में बहुत सारा टर्म आता है। एक टर्म को लेके चलते हैं हम लोग, समांगी और विसमांगी। समांगी मतलब होता है वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के सभी अभिकारक का भौतिक अवस्था समान हो, और विसमांगी मतलब वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों का भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न हो। तो समांगी अभिक्रिया यानी जहां पर सभी अभिकारकों का भौतिक अवस्था समान हो उनका वेग विसमांगी अभिक्रिया यानी भिन्न भिन्न भौतिक अवस्था वाले अभिक्रिया से अधिक होता है। कारण ये है, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस है, थोड़ा सा सोचिए हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाना है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे में ज्यादा घुल मिल जाएंगे, तो ज्यादा घुल मिल जाएंगे तो ज्यादा टक्कर करेंगे, तो अभिक्रिया का वेग भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर बात करें कार्बन और ऑक्सीजन का, तो कार्बन है ठोस और ऑक्सीजन है गैस, तो कार्बन का जितना भाग ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा उतना भाग ही ना अभिक्रिया करेगा, यानी उसमें टक्कर कम होगा, तो इसके चलते अभिक्रिया का वेग भी कम होगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अभिक्रिया करने का वेग अधिक होता है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के अभिक्रिया करने का वेग कम होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि समांगी अभिक्रिया का वेग विसमांगी अभिक्रिया के तुलना में अधिक होता है। तो इसको भी लिख लेना है, अभिकारकों की प्रकृति से भी अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, इसी कारण समांगी अभिक्रिया का वेग विसमांगी अभिक्रिया की तुलना में अधिक होता है। वही एग्जाम्पल दिए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया तीव्र गति से होती है, परंतु कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया मंद गति से होती है। तो इसको लिख लीजिए। इसके बाद बाकी बचे हुए जो कारक हैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम लोग विस्तार वर्णन कर लेंगे और विस्तार से आगे पढ़ेंगे। अब अगला टॉपिक देखते हैं, संपर्क सतह का क्षेत्रफल, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया। तो संपर्क सतह के क्षेत्रफल से भी अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। संपर्क सतह का क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिकारकों के अणु आपस में टकराते हैं तथा उनके बीच टक्कर जो है वह उचित विन्यास में होता है। अगर उचित विन्यास में टक्कर होता है तभी उत्पाद बनता है, सभी टक्कर से उत्पाद नहीं बनता है। तो अगर मान लीजिए संपर्क सतह का क्षेत्रफल अधिक होगा तो उनके पास टकराने में जो जगह चाहिए, जिस जगह पे वो टकराएं वो आसानी से उपलब्ध होगा, यानी कि वो ज्यादा अच्छे से टकराएंगे तो उत्पाद भी अच्छे से बनेगा, यानी अधिक मात्रा में बनेगा। इस तरह से अभिक्रिया का वेग अधिक हो जाएगा। जैसे अभी देखे थे थोड़ा देर पहले कि समांगी अभिक्रिया, दोनों जब गैस था तो अगर मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तो दोनों एक दूसरे में आसानी से घुल जाएगा। आसानी से घुलने की वजह से उनके बीच संपर्क सतह अधिक होगा, वो ज्यादा टकराएंगे और ज्यादा उत्पाद बनाएंगे। लेकिन अगर बात करें विसमांगी अभिक्रिया, जैसे कार्बन ठोस और ऑक्सीजन गैस के बीच अगर अभिक्रिया हो तो उनमें एक ठोस और दूसरा गैस, तो ठोस का जितना भाग गैस के संपर्क में आएगा उतने भाग में जितने अणु रहेंगे वही टकराएंगे। अगर संपर्क सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो ज्यादा अणु एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो ज्यादा टकराएंगे।
जब टकराएंगे ज्यादा, टक्कर ज्यादा होगा तो उत्पाद भी ज्यादा बनेगा, यानी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो विसमांगीय अभिक्रियाओं में भी संपर्क सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए उनको फाइनली डिवाइडेड फॉर्म यानी चूर्ण बना करके अभिक्रिया कराया जाता है। यही चीज यहाँ पे लिखे हैं, इसको नोट करते चलिए। संपर्क सतह का क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिकारकों के अधिक अणु आपस में टकराते हैं तथा उनके बीच उचित विन्यास में टक्कर होता है। अतः संपर्क सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। विसमांगीय अभिक्रियाओं में संपर्क सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए ठोस अभिकारक को चूर्ण में परिवर्तित कर लिया जाता है, पाउडर में परिवर्तित कर लिया जाता है ताकि ज्यादा अभिकारक टकरा सके। अगला टॉपिक है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का तो परिभाषा ही यही होता है कि वे पदार्थ जो अपने रासायनिक संगठन या मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। तो जिसका परिभाषा ही है अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने वाला, वो तो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करेगा ही ना। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने के लिए ही बने होते हैं। इनका काम ही है वेग को या तो बढ़ा देना या तो घटा देना। तो अलग अलग अभिक्रियाओं में अलग अलग उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। इसको भी लिख लीजिए। वे पदार्थ जो स्वयं के रासायनिक संगठन में या मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित करने के लिए भिन्न भिन्न उत्प्रेरकों का उपयोग किया जाता है। जैसे हाबर प्रक्रम से अमोनिया बनाया जाता है, Na2 + 3H2 देता है 2NH3। इसमें आयरन उत्प्रेरक किया जाता है। ये जो एरो के ऊपर देख रहे हैं यही होता है उत्प्रेरक। जैसे मान लीजिए SO2 और O2 अभिक्रिया करके 2SO3 बनाते हैं। इसके लिए या तो नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक लिया जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO उत्प्रेरक लिया जाता है, या तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 भी यहाँ पे ले सकते हैं, उत्प्रेरक के रूप में लिया जाता है। तो अलग अलग अभिक्रियाओं का वेग बढ़ाने के अलग अलग उत्प्रेरक होते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हम लोग का सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन, उसमें उत्प्रेरण डिटेल में पढ़ना है। वहां मैकेनिज्म के साथ बताएंगे कि कैसे उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते या घटाते हैं। तो ये लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आ जाएगा ताप। ताप और विकिरण, ये दोनों लिखवाते हैं, पहले इसको नोट। अब देखते हैं ताप। ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप के प्रभाव को समझने के लिए मेन हम लोग को पढ़ना है आर्हेनियस का समीकरण। इसी चैप्टर में पढ़ना है आगे लास्ट में, लेकिन फिलहाल थोड़ा देर के लिए लिख लीजिए। बस इस टॉपिक को डिस्क्राइब करने के लिए अभी 2 लाइन लिख लीजिए, डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सामान्यतः ताप में वृद्धि के साथ साथ अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। ऐसा सामान्यतः होता है, हमेशा नहीं होता है। वह सक्रिय ऊर्जा होता है एक टर्म, जिसके ऊपर भी डिपेंड करता है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। कुछ अभिक्रियाओं में ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और कुछ अभिक्रिया ऐसे भी होते हैं जिनमें ताप बढ़ाने से अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यहाँ तक भी होता है कि कुछ अभिक्रियाओं में शुरुआत में जब ताप बढ़ाइएगा तो वेग बढ़ेगा, लेकिन एक निश्चित मान के बाद वह बढ़ना बंद हो जाता है। तो कैसे कैसे बढ़ता है ये आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना ही लिखना है। नेक्स्ट है विकिरण, रेडिएशन। कुछ अभिक्रियाएं विशेष विकिरण की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। जैसे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश, जो कि एक विकिरण का ही एक रूप है, विकिरण ऊर्जा का ही रूप है, प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। यानी प्रकाश के चलते ही प्रकाश संश्लेषण होता है। अगर प्रकाश की अनुपस्थिति में ये अभिक्रिया कराना चाहें तो नहीं होगा। तो विकिरण भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। इसके अलावा जो रेडियो सक्रिय अभिक्रियाएं हैं, जिनमें अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन होता है, उनके लिए भी कुछ विशेष रेडियो सक्रिय विकिरण की आवश्यकता होती है अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए।
तो ये सब विकिरण भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, इनको भी नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग को फिर से डिटेल में सारा कुछ पढ़ना है। तो डिटेल में पहला से शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक था हम लोग का अभिक्रिया के वेग पर सांद्रण का प्रभाव। अभिक्रिया के वेग पर सांद्रण का प्रभाव याद कीजिए। पहला था सांद्रण, सांद्रण का क्या प्रभाव पड़ता है ये कहते हैं। और सांद्रण के साथ दाब भी लिखे थे। तो बाकी सभी में सांद्रण होता है और गैसीय अभिक्रियाओं में यही सांद्रण की जगह दाब हो जाता है। सारा कुछ वही रहता है, सांद्रण की जगह आसानी से आप दाब कर सकते हैं। सांद्रण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, concentration on reaction rate। तो अभिक्रिया के वेग पर सांद्रण के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए दो नियम हैं। पहला है द्रव्यमान कार्य का नियम, द्रव्यमान कार्य का नियम। लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि आप 11th क्लास में पढ़े थे। और दूसरा है वेग नियम। तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर इन दोनों नियम को विस्तार से बताते हैं। तो देखते हैं द्रव्यमान कार्य का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन। इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रण के समानुपाती होता है। मतलब अगर सांद्रण अधिक होगा तो अभिक्रिया का वेग अधिक होगा, सांद्रण कम होगा तो अभिक्रिया का वेग कम होगा। मान लीजिए एक अभिक्रिया है A प्लस बी, ये देता है C प्लस बी। इसको थोड़ा अलग भी समझिए। अगर इस तरह से है तो अभिक्रिया का वेग, वेग को रेट लिखते हैं, रेट मतलब वेग। तो अभिक्रिया का वेग समानुपाती, देखिए होगा समानुपाती अभिकारकों यानी A का सांद्रण अभिकारकों के सांद्रण के समानुपाती होता है। यानी रेट समानुपाती A अभिकारकों के सांद्रण का समानुपाती होता है, यानी रेट समानुपाती B भी होगा। दोनों अभिकारकों के सांद्रण का समानुपाती होगा। जितने अभिकारक रहेंगे, 3 रहेंगे तो तीनों के समानुपाती होगा, 4 रहेंगे तो चारों का समानुपाती होगा। यानी रेट समानुपाती A और रेट समानुपाती B का सांद्रण, सांद्रण है बड़ा कोष का मतलब पड़ेगा सांद्रण। रेट समानुपाती A का सांद्रण और रेट समानुपाती B का सांद्रण। अगर एक ही चीज का दो समानुपाती हो तो दोनों आपस में गुना हो जाता है। यानी आप लिख सकते हैं रेट समानुपाती A का सांद्रण इंटू B का सांद्रण। अगर यहाँ A प्लस B था तो यहाँ हो गया A इंटू B। अगर यहाँ पे A प्लस A होता, थोड़ा सा सोचिए, A प्लस B की जगह पे अगर A प्लस A होता तो क्या लिखते? रेट समानुपाती A का सांद्रण फिर रेट समानुपाती A का सांद्रण। यानी रेट समानुपाती A का सांद्रण इंटू A का सांद्रण, यानी रेट समानुपाती A का सांद्रण का स्क्वायर। यानी अगर 2A है तो A का स्क्वायर, अगर 3A होगा तो A 3 बार हो जाता, A इंटू A इंटू A यानी A का क्यूब हो जाता। अगर यहाँ पे 2A है तो A का पावर 2, 3A है तो A का पावर 3, यानी जो भी संख्या पहले लगा रहेगा वह पावर बन जाएगा। वे रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान कार्य के नियम के अनुसार अगर यहाँ पे जो भी संख्या लगा है वह उसका पावर बन जाता है। तो लिख सकते हैं रेट समानुपाती A का सांद्रण इंटू B का सांद्रण। अगर इसके पहले छोटा a लगा हुआ है, इसके पहले छोटा b लगा हुआ है, c d, ये स्मॉल लेटर्स जो है ये नंबर बता रहे हैं। अगर मान लीजिए इसका नंबर है, मान लीजिए स्मॉल a मतलब 2 है और स्मॉल b मतलब 3 है, तो इसका पावर 2 हो जाएगा, इसका पावर 3 हो जाएगा। यानी जो भी नंबर पहले लगा रहेगा वो पावर भी बन जाएगा।
तो इसके पहले ए लगा है तो पावर ए, इसके पहले बी लगा है तो पावर बी, यानी रेट समानुपाती ए का पावर ए और बी का पावर बी। ये है द्रव्यमान कार्य का नियम, जो कि हम लोग पहले भी पढ़े थे पिछले चैप्टर में इक्विलिब्रियम चैप्टर में 11th क्लास में पढ़े थे। वहां पर भी द्रव्यमान कार्य के नियम में इसी प्रकार से आप लोग को समझाया था। नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से होता है। अब अगला नियम है जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इस नियम का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, ये बस ऐसे ही जान लेना था। अब जो मेन हम लोग को पढ़ना है वो है वेग नियम, द रेट लॉ। अब देखिए इसी से थोड़ा सा अलग है, बाकी सारा कुछ मिलता जुलता है। जैसे लिखते हैं उसी तरह से लिखते हैं, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया का वेग ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से आपका इंपॉर्टेंट शुरू हो गया। इससे पहले थ्योरेटिकल था, वो सब याद करने वाला चीज था, याद कर सकते हैं नोट करके, लेकिन ये समझने वाला है, इसको ध्यान से देखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के प्रभावी सांद्रण के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अब देखिए इसमें था अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रण के समानुपाती होता है, इसमें बस एक वर्ड लग गया प्रभावी, प्रभावी सांद्रण के समानुपाती होता है। मतलब अगर लिए हैं ए प्लस बी बी, जहां स्मॉल ए और स्मॉल बी संख्या है, देता है सी सी प्लस डी डी, तो इसमें रेट समानुपाती हो जाएगा ए के सांद्रण का पावर x और b के सांद्रण का पावर y। अब सोचिएगा कि x और y कहां से आ गया, पहले तो लगा हुआ था a और b, तो पावर a और b होना चाहिए था। तो ये था पुराना नियम, द्रव्यमान कार्य का नियम, जिसमें कहता था कि जितने अभिकारक लेंगे सभी को यहाँ पे पावर में लेंगे। अगर 2 ए लिए हैं तो पावर 2 होगा, 3 बी लिए हैं तो पावर 3 होगा। लेकिन वेग नियम कहता है कि कितना ए लिए हैं और कितना बी लिए हैं इससे कोई मतलब नहीं है, अभिक्रिया में वास्तव में कितना ए भाग ले रहा है वही पावर है। अगर 2 ए लिए हैं भाग 1 ए ले रहा है तो 1 ही पावर है। अगर 3 बी लिए हैं भाग 2 बी ले रहा है तो पावर 2 ही देंगे। मतलब जितना लिए हैं उतना ही, जितना लिए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, वास्तव में जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है वही पावर में है। अगर 1 लिए हैं 2 भाग ले रहा है तो पावर 2 हो जाएगा। यानी x और y जो है ये पहले लगा हुआ संख्या से इनको कोई मतलब नहीं है। तो ये आएंगे कहां से इनका वैल्यू निकालेंगे, तो प्रयोग से निकालेंगे। थ्योरेटिकली इसका मान निकालना संभव नहीं है, इनका मान प्रयोग से निकालेंगे, देखेंगे कि वास्तव में कितने भाग ले रहे हैं उतना ही पावर लेंगे। जहां x और y जो है प्रायोगिक मान, जहां x और y प्रायोगिक मान, आगे हम लोग आगे की क्लासेस में इन x और y का प्रयोग से मान निकाल करके भी देखेंगे कि कैसे इनका मान निकालना है, प्रायोगिक मान। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेट बराबर k इंटू समानुपाती को जब बराबर बदलते हैं तो कांस्टेंट आता है k इंटू a का पावर x और b का पावर y, जहां k जो है तो वेग स्थिरांक है, k को ही कहते हैं वेग स्थिरांक, इंग्लिश में रेट कांस्टेंट, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, रेट कांस्टेंट है।
ये जो समीकरण आया, ये जो समीकरण आया रेट बराबर k इंटू ए का पावर x और b का पावर y, इसको कहते हैं वेग समीकरण। तथा समीकरण को, ये जो समीकरण है इसको वेग समीकरण कहते हैं। तो यही दो नियम है, पहला द्रव्यमान कार्य का नियम और दूसरा वेग नियम। यहां से शुरू करना है आपको, पहले नीचे लिखने के बाद फिर ऊपर से यहां तक लिखना है। जल्दी से नोट कीजिए।